हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपन आज मैकेनिक्स ऑसिलेशन का जो पोर्शन है रिजिड बॉडी डायनेमिक जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसी में अपन आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया की चर्चा करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, ये सब चीज़ें मैंने तुमको स्ट्रक्चर में बताई थी थोड़ी, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आज अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स की जो अपनी शेप है, जैसे रिंग है, डिस्क है ना, सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर वगैरह, इन सब की अपन चर्चा करेंगे यहाँ, ठीक है। तो आज अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग की बात करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे बात करेंगे, कैसे कैसे चीजें होगी, उन सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अपन हेडिंग लिखते हैं भाई, हेडिंग लिखते हैं अपन, देखना भाई। हेडिंग की बात करता हूं तो आप लिखेंगे भाई रिंग का, या वलय बोलते हैं भाई उसी को, का जड़त्व आघूर्ण। रिंग या वलय का जड़त्व आघूर्ण। अपन किसकी बात करेंगे? रिंग या वलय का जड़त्व आघूर्ण। उससे पहले आपने छोटी क्लासों में दो थ्योरम पढ़ी होंगी, एक होती है समकोणिक अक्षों की प्रमेय और एक होती है समकोणिक या लंबवत अक्षों की बोल सकते हो, और दूसरी होती है समांतर अक्षों की। उनके बारे में मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, थोड़ा सा क्या होती है, कैसे होती है, और अपने यहाँ यूज आएंगे वो, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको। एक होती है भाई इसी में ना, देख लेना, एक होती है समकोणिक या लंबवत अक्षों की प्रमेय। समकोणिक या इसी को बोलते हैं अपन लंबवत अक्षों की प्रमेय। समकोणिक या लंबवत अक्षों की प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। और एक होती है इसी में समांतर अक्षों की प्रमेय। एक होती है भाई क्या? समांतर अक्षों की प्रमेय। समांतर अक्षों की प्रमेय आपको ज़्यादा कुछ नहीं, स्टेटमेंट वगैरह नॉर्मल सा ध्यान रखना है, अपनी यूज आएगी तो वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो समकोणिक या लंबवत अक्षों की प्रमेय क्या कहती है आपसे, देखना भाई। मैं पहली बात कर लेता हूँ फर्स्ट की, समकोणिक या लंबवत अक्षों की प्रमेय। समकोणिक या लंबवत अक्षों की प्रमेय। लंबवत अक्षों की प्रमेय, देखना भाई, आपको इतना ही ध्यान रखना है, अगर कोई एक अक्ष किन्हीं दो अक्षों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसके सापेक्ष अगर अपन को जड़त्वाघूर्ण निकालना हो तो उन दोनों अक्षों के योग के बराबर आता है। कैसे आता है मैं आपको प्रूव करके भी बता देता हूं। देखो, मान लो इस टाइप की अपने पास कोई बॉडी है, इस शेप में कोई बॉडी है, और अपन मान लेते हैं कि ये इसकी दो एक्सिस है, ये इसकी क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हो सकती है वाई एक्सिस है, ठीक है। अपन को मान लो इसका पॉइंट मास कोई यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, पॉइंट मास यहाँ है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोमा वाई। यहाँ से ये वाली दूरी और यहाँ से ये वाली दूरी, ठीक है। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, वाई, तो ये भी कितनी हो जाएगी, वाई, ये हो जाएगी एक्स, तो ये भी हो जाएगी एक्स। अगर इस वाली डिस्टेंस की बात करूं तो इसको मैं आर बोल देता हूँ, इसको क्या बोल देता हूं, आर बोल देता हूं, ठीक है। अगर मैं अब एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण निकालूं, एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या निकालूं, जड़त्वाघूर्ण, तो एक्स अक्ष का क्या, इसका मास और एक्स अक्ष से परपेंडिकुलर दूरी होती है, एम इंटू आर स्क्वायर लिखता था मैं। आर क्या होती थी, जो रोटेशनल एक्सिस है जिसके सापेक्ष अपन जड़त्वाघूर्ण निकाल रहे हैं उससे परपेंडिकुलर दूरी होती थी, ठीक है। तो मैं लिखता हूं एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण। देखना भाई, मैं लिखता हूं एक्स अक्ष के सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर मैं जड़त्व आघूर्ण की बात करूं तो कैसे लिखूंगा बताओ, इसको मैं आई एक्स लिख दूं, तो मास अगर पार्टिकल का मान लो एम मास का है और लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा कितना, एम वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगर समीशन में बहुत से पार्टिकल है तो मैं इसका समीशन भी यूज कर सकता हूं, ठीक है ना, उस चीज के कोई दिक्कत नहीं। अगर ज्यादा पार्टिकल है तो वहां ऐसे समीशन यूज कर लूंगा, नहीं आप ऐसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर एक हो गया। इसी प्रकार
इसी प्रकार y अक्ष के सापेक्ष, इसी प्रकार y अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण, y अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण, y अक्ष के सापेक्ष कितना हो जाएगा आई वाई मास इंटू कितना लंबवत दूरी, तो y अक्ष से कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, तो ये बन जाएगा कितना आई एक्स स्क्वायर, ये नंबर 2 बन, ठीक है। अब अपन को मान लो तीसरी एक्सिस है z, उसके सापेक्ष चाहिए, तो z के लिए लंबवत दूरी ये वाली दूरी हो जाएगी, z तो इसके परपेंडिकुलर है जबकि r कहाँ है, इस वाले प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो लिखता हूं तथा z अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण, z अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण, तो z अक्ष के सापेक्ष जब मैं जड़त्वागुण की बात करूंगा आपसे, तो मास इंटू लंबवत दूरी क्या हो जाएगी भाई, मास इंटू लंबवत दूरी। तो देखना यहाँ आई जेड लिखता हूं मैं, तो मास इंटू लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर हो जाएगी, मास इंटू लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर जेड के लिए, ठीक है। और चूंकि आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, तो इसकी जगह ये पुट कर दूंगा मैं, इसकी जगह क्या रखूंगा, ये वाला पुट करूंगा। तो देखना यहां से आई जेड कितना बनेगा अपना, आई जेड बनेगा मास, और आर स्क्वायर की जगह कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, तो यहां से कितना आई जेड, इसको लिख दिया एम एक्स स्क्वायर प्लस कितना एम वाई स्क्वायर, और ये क्या था आई एक्स आई वाई, कहां से नंबर 1 और नंबर 2 से, ठीक है। अगर इसको कोई नंबर 3 लिखूं तो मैं लिखता हूं समीकरण 1,2 तथा 3 से, समीकरण 1,2 तथा 3 से, ये कितना बन जाएगा भाई आई जेड, ये किसके बराबर आई एक्स, और ये किसके बराबर आई वाई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स वाई तो एक प्लेन में स्थित एक्सिस है, जबकि जेड क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस के सापेक्ष अपन को जड़त्वागुण निकालना हो तो दोनों एक्सिस के सापेक्ष जो जड़त्वागुण है उसका क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई काम करनी है, ठीक है। सेकंड की बात करूं, सेकंड जो अपनी थ्योरम है, आपको थ्योरम ध्यान रखनी है, बाकी कुछ नहीं है, समांतर अक्षों की प्रमेय। दूसरी अपनी है समांतर अक्षों की प्रमेय, समांतर अक्षों की प्रमेय। समांतर अक्षों की प्रमेय क्या कहती है, समांतर अक्षों की प्रमेय ये कहती है आपसे कि मान लो अपने पास ऐसा कोई बॉडी है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास या केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है ना, इस वाली एक्सिस के सापेक्ष है, सेंटर ऑफ मास इस वाली एक्सिस के सापेक्ष है कि ये सेंटर ऑफ मास से जा रही है, और इसके सापेक्ष अपन को जड़त्वागुण पता है कि जड़त्वागुण कितना है आई नॉट है, ठीक है ना। ये वाली एक्सिस क्या है जो इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है, इसके सापेक्ष जड़त्वागुण अपन को क्या है पता है आई नॉट है। और अगर अपन को कोई दूसरी एक्सिस है, यहाँ पे कोई दूसरी एक्सिस है, मैं इस टाइप से दूसरी एक्सिस बता देता हूँ जो इसके समांतर है और इससे स्मॉल डी या स्मॉल आर या जो भी तुम डिस्टेंस मानना चाहो उस पे स्थित है, इसके समांतर है, और इसके लिए जड़त्वागुण आई अपन को निकालना है, इसके लिए जड़त्वागुण अपन को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो वो जड़त्वागुण क्या होगा वो समांतर अक्षों के अकॉर्डिंग ज्ञात करेंगे। तो समांतर अक्षों की प्रमेय ये कहती हैं अगर अपन को सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के सापेक्ष जड़त्वागुण पता हो और उसके समांतर कोई स्मॉल डी दूरी पे दूसरी एक्सिस हो तो उसके सापेक्ष जो जड़त्वागुण होगा वो इस टाइप से लिखेंगे, समांतर अक्षों की प्रमेय से, समांतर अक्षों की प्रमेय से, समांतर अक्षों की प्रमेय से आई इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये आई नॉट, आई इक्वल टू कितना आई नॉट प्लस कितना बन जाएगा इसका मास, अगर एम डी स्क्वायर हो, अगर बॉडी का मास कितना हो एम हो, बॉडी का मास कितना हो एम, तो आई इस वाली एक्सिस के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा आई नॉट प्लस मास बॉडी का, और डी कौन सा इस वाली बीच की जो समांतर होगी उनके बीच की क्या हो गई दूरी, उसका वर्ग के योग के बराबर होगा। ये समांतर अक्षों की प्रमेय है और ये लंबवत या समकोणिक अक्षों की प्रमेय है। आई बात समझ में, लंबवत समकोणिक अक्षों की प्रमेय ये कहती है अगर अपन को परपेंडिकुलर एक्सिस के सापेक्ष जड़त्वागुण चाहिए तो उसके परपेंडिकुलर तल में, मतलब उसके लंबवत जो तल में है जो एक्सिस के सापेक्ष जड़त्वागुण आएगा उन दोनों का अपन क्या करेंगे योग करेंगे। जबकि समांतर अक्षों की प्रमेय ये कहती है अगर अपन को सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के सापेक्ष जड़त्वागुण आई नॉट पता हो और उसके समांतर कोई दूसरी एक्सिस हो उसके सापेक्ष अपन को जड़त्वागुण चाहिए तो वो आई इक्वल टू आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन रिंग की बात करते हैं,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी? रिंग की बात करते हैं। देखना भाई अच्छे से समझना। तो मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे आपसे रिंग का, ठीक है। पहले बात करूंगा रिंग का, फिर डिस्क का, सबका बात करूंगा एक एक करके, सिलेंडर का, है ना, सबका एक एक करके। देखना अब रिंग तुमने देखा होगा, तुमने अगर देखा हो तो एक छल्ले टाइप का होता है, जैसे अगर रिंग में अपन रिंग पहनते भी हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, उसकी जो सरकमफेरेंस होता है वहां पे उसका मास होता है, बाकी अंदर कोई मास नहीं होता। सेंटर ऑफ मास या फिर केंद्र बोले तो दोनों कहाँ होता है, उसका एक ही जगह होता है, ठीक है। तो मैं आपसे बात कर लेता हूं पहले इसकी 4 एक्सिस होंगी, वो कैसे कैसे होंगी मैं बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट बात करूंगा मैं तल के लंबवत, तल के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण, अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठीक है भाई। ये आपको निकालना है सबसे पहले। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली अक्ष कौन सी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली अक्ष कौन सी है, ठीक है। तो देखना भाई रिंग की अगर मैं बात करूं कि जैसे अपने पास मान लो कोई रिंग है, इस शेप में मैं मान लेता हूं कि ये अपने पास क्या है, रिंग है। इस टाइप की कोई रिंग है, ये रिंग है अपनी, ठीक है। अब रिंग का प्लेन तो कौन सा हो गया, ये वाला जो तल है अपना बोर्ड वाला, पैनल वाला, ये क्या है, उसका तल हो गया। और इसके जो लंबवत एक्सिस होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है। तो अपने बोला तल के लंबवत, मतलब लंबवत तो ऐसी कोई एक्सिस होगी और द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली होगी। तो द्रव्यमान केंद्र होता है वो इसका केंद्र होता है, मतलब जहां सेंटर होता है वो इसका क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और इसका मास मैंने मान लिया कैपिटल एम है और ये इसका सेंटर ओ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो इस शेप में अपनी रिंग है कुछ इस शेप में, तो ये वाला तो इसका प्लेन हो गया। अब ये जो एक्सिस है वो कैसी है, इसके तल के लंबवत, तो ये तल के लंबवत हो गया और द्रव्यमान केंद्र से जा रही है, तो ये वाली एक्सिस हो गई ऐसे इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से अपनी रिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर मैं और बनाना चाहूं, आपको रिंग की शेप बनाना चाहूं, तो मैं आपको ये दिखा सकता हूं। जैसे मान लो इस टाइप से अपनी कोई रिंग है, ठीक है ना, ये अपनी रिंग है इस टाइप से, ठीक है, ये रिंग है। तो ये वाला तो रिंग का क्या हो गया, प्लेन हो गया। ये वाला मैं दिखाना चाहूं आपको, तो ये तो रिंग का क्या हो गया भाई, अंदर से खोखली होती है रिंग, है ना, इसमें मास है लेकिन अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। ओनली उसकी सरकमफेरेंस पे, अरे रिंग पहनते भी होंगे, देखा भी होगा काफी टाइम, है ना, छल्ला आपको कड़े टाइप से पहनते हो, वो सब क्या होती है, रिंग ही होती। ओनली सरकमफेरेंस पे मास होता है, अंदर कोई मास नहीं होता है, ठीक है। तो मैं दिखाना चाह रहा हूं ये वाली एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस है कि इसके तल के लंबवत, मान लो ये वाला तल है, तो इसके तल के तो लंबवत होनी चाहिए और कहां से जानी चाहिए, द्रव्यमान केंद्र से जानी चाहिए, द्रव्यमान केंद्र से जानी चाहिए। उस वाली एक्सिस के सापेक्ष अपन जड़त्वागुण निकालने की बात कर रहा हूं आपसे। तो देखना मैंने क्या किया, मैं ये मान लेता हूं कि यहां से, है ना, अब ये सरकमफेरेंस पे मास है, तो मैं यहीं पे कहीं स्मॉल एलिमेंट मान लेता हूं कि एक स्मॉल एलिमेंट dl जिसका मास कितना है, dm है, ठीक है। कोई स्मॉल एलिमेंट माना जिसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, dl है अल्पांश की, और मास कितना है, dm है, मास कितना है, dm है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब मैं इसका जड़त्वागुण देखना चाहूं, इस dm मास का जड़त्वागुण, तो मैं लिख सकता हूं यहां, क्योंकि यदि dm द्रव्यमान के कारण, dm द्रव्यमान के कारण जड़त्व आघूर्ण di हो, तो जड़त्व आघूर्ण कितना di, तो di कितना बन जाएगा, मास इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर, लंबवत दूरी रेडियस ही, लंबवत दूरी रेडियस अपन को इस वाली एक्सिस के सापेक्ष चाहिए, तो इस वाली एक्सिस से लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, r, जहां मास है कितना dm, लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। तो मास इंटू क्या आ जाएगा, लंबवत दूरी का स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं द्रव्यमान घनत्व से, द्रव्यमान घनत्व से, और जो भी कौन सा रेखीय द्रव्यमान घनत्व, ठीक है भाई, कौन सा, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा मैं आपसे, रेखीय द्रव्यमान घनत्व, ठीक है, रेखीय द्रव्यमान घनत्व से, रेखीय द्रव्यमान घनत्व क्या हो जाएगा, लैम्डा, मास पर यूनिट
मास पर यूनिट क्या हो जाएगा भाई, लेंथ। तो मास कितना है इसका m, अगर टोटल की बात करूं रिंग के लिए, अगर लैम्डा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका, तो मास पर यूनिट क्या हो जाती है, लेंथ हो जाता है, ठीक है ना, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। तो मास हो जाएगा और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, 2 पाई आर हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, 2 पाई आर हो जाएगी, ये कोई नंबर दो। अगर मैं स्मॉल डीएम की बात करूं तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, मास की, तो लेमडा तो सेम ही रहेगा उसके लिए भी। तो लेमडा डीएम मास के लिए कितना हो जाएगा डीएम, और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी डीएल। तो यहां से डीएम को कितना लिख सकता हूं मैं, लेमडा डीएल लिख सकता हूं, नंबर कितना 3। समीकरण 1 और 3 से देखना चाहूं मैं यहाँ पे, देखना समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से देखूंगा तो डी आई यहां बन जाएगा डीएम, डीएम बन जाएगा लेमडा डीएल, और इनटू कितना बन जाएगा अपना आर स्क्वायर। अगर मुझे टोटल चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। टोटल चाहिए तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। तो टोटल का इंटीग्रेशन किया तो यहां तो बन गया आई, इधर कितना हो जाएगा लेमडा कांस्टेंट आर कांस्टेंट, लेमडा आर स्क्वायर, और इधर कितना बन जाएगा डीएल। अब डीएल क्या है, रिंग की पूरी लेंथ आएगी, इंटीग्रेशन करूंगा तो पहले डीएल 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 ऐसे करके पूरी क्या हो जाएगी डीएल, ओके क्या बन जाएगी, इसकी परिधि बन जाएगी। परिधि कितनी 2 पाई आर, तो आप लिमिट यूज कर सकते हो, यहाँ करना चाहो तो नहीं डायरेक्ट 2 पाई आर भी लिख सकते हो। ये कितना 2 पाई आर, तो आई इक्वल टू कितना, लेमडा का मान रखो कहां से, यहां से एम अपॉन कितना 2 पाई आर इंटू कितना बताओ आर स्क्वायर, और यहाँ कितना बनेगा 2 पाई आर बनेगा। 2 पाई आर से 2 पाई आर गया तो आई इक्वल टू कितना बन जाएगा एम आर स्क्वायर। तो ये आता है भाई तल के लंबवत द्रव्यमान केंद्र या केंद्र से जाने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है कितना, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। किसके लिए, रिंग के लिए। किसके लिए है भाई, रिंग के लिए। सबके लिए अलग अलग आएंगे, मैं रिंग की बात कर रहा हूं तो रिंग वाले केस में है, ठीक है। कौन सी एक्सिस है, अगर इस शेप में रिंग है अपनी, अंदर मास नहीं है, इस शेप में रिंग है, तो ये वो वाली एक्सिस है जो इसके तल के तो लंबवत होनी चाहिए, लेकिन कहां से जानी चाहिए, द्रव्यमान केंद्र से। ये ऐसी एक्सिस होगी, अंदर अगर मास की बात नहीं करूं, इसको रिंग मानूं, तो ये ऐसी वाली एक्सिस है भाई। ये कौन सी एक्सिस है, ऐसी। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूंगा, तो सेकंड वाले की बात करूंगा तल के लंबवत तथा स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष, ठीक है। ये द्रव्यमान केंद्र या केंद्र से जाने वाली अक्ष हो गई। अब तल के तो लंबवत होनी चाहिए, लेकिन कहां से होनी चाहिए, स्पर्श रेखीय। तो ये स्पर्श रेखीय अक्ष हो जाएगी उसकी, ये क्या हो जाएगी उसकी स्पर्श रेखीय अक्ष हो जाएगी। मतलब तल की तो लंबवत है, ये वाला तल है, लेकिन स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष, तो इस वाले के सापेक्ष अपन को पता है, अपन ने निकाल लिया। इस वाली एक्सिस के सापेक्ष अपन को चाहिए, तो दोनों समांतर एक्सिस है और ये सेंटर ऑफ मास से जा रही है। समांतर अक्षों की क्या लगा दूंगा, प्रमेय लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, समांतर अक्षों की क्या लगा दूंगा भाई, प्रमेय लगा दूंगा, ठीक है। तो अपन चले आगे, देखना भाई सेकंड केस की बात करता हूं मैं, इसके लिए रिंग के लिए सेकंड केस अपना तल के लंबवत, सेकंड केस अपना तल के लंबवत तथा स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष या स्पर्श रेखा के सापेक्ष, स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण, स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण। तल के लंबवत तथा स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष क्या निकालना अपन को, जड़त्वाघूर्ण निकालना है, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब कैसी, अगर ये अपनी रिंग शेप है इस टाइप से, ये अपनी रिंग है, ठीक है ना। अपन को क्या चाहिए, अपन को ये तो इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर, इस वाली एक्सिस के सापेक्ष अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इस वाली एक्सिस के सापेक्ष अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। आई इक्वल टू कितना आता है भाई एम आर स्क्वायर, आई इक्वल टू कितना आएगा एम आर स्क्वायर। अपन को कौन सी एक्सिस के सापेक्ष चाहिए, अपन को इस वाली एक्सिस के सापेक्ष चाहिए, ये इसकी रेडियस है आर, तो अपन को स्पर्श रेखीय अक्ष ये वाली अक्ष हो जाएगी उसकी, ये वाली क्या हो जाएगी उसकी अक्ष हो जाएगी। इसके लिए सापेक्ष अगर आई है तो उसके लिए निकालना है अपन को, आई निकालना है, ठीक है। तो तल के लंबवत है, ऐसे नहीं है भाई, ये इस वाले तल में है तो ये इसके लंबवत है इस वाले तल में। अगर ऐसी कोई रिंग है अपनी इस वाली तल में, तो ये इसके लंबवत तल में ऐसी वाली एक्सिस है। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखो, तो मैं क्या यूज कर लूंगा, समांतर अक्षों की प्रमेय, सिंपल सा है। तो समांतर अक्षों की प्रमेय, समांतर अक्षों की प्रमेय से क्या बनेगा बताओ,
आई इक्वल टू वाई नॉट प्लस कितना बताओ एम डी, डी की जगह कितना है यहाँ पे आर, दोनों के बीच की समांतर दूर, दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी, वहां डी माना था यहाँ आर है तो आर लिख दिया। और अगर इसका मास कितना है टोटल कैपिटल एम है, ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना बनेगा, आई नॉट कितना अपन ने अभी निकाला है एम आर स्क्वायर है, प्लस कितना बनेगा बताओ एम आर स्क्वायर बनेगा। तो आई इक्वल टू कितना बन जाएगा 2mr स्क्वायर बनेगा। अब रेडियस ऑफ जायरेशन देखना चाहो वो भी देख लो भाई, रेडियस ऑफ जायरेशन परिभ्रमण या गुणन त्रिज्या, परिभ्रमण या गुणन त्रिज्या। तो अपन ने वहां एक एक्सिस ऐसे मानी थी मास जो के से दूरी पे हो, तो आई इक्वल टू कितना होता है आई इक्वल टू एम के स्क्वायर के बराबर, और वही कितना 2mr स्क्वायर, वही कितना 2mr स्क्वायर, एम से एम गया तो आई इक्वल टू कितना यहां बनेगा कितना देखना भाई, यहां बनेगा कितना मास से मास गया, यहां बनेगा कितना के स्क्वायर कितना 2r स्क्वायर, तो के इक्वल टू कितना बन जाएगा √2r। ये इसकी रेडियस ऑफ डायरेक्शन है, गुणन त्रिज्या परिभ्रमण त्रिज्या जिसको बोलते हो, ठीक है भाई। तो दो तो हो गई तल के लंबवत, एक तो कहां से द्रव्यमान केंद्र या केंद्र से जाने वाली अक्ष, और दूसरी कहां हो गई तल के लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष, ठीक है। अब मैं बात करूंगा तल में स्थित, ठीक है ना, ये तो तल के लंबवत थी। अब तीसरा इसका आएगा, 4 प्रकार से पढ़ेंगे और हर में 4 प्रकार से ही पढ़ेंगे। तो तीसरा कौन सा आएगा भाई यहाँ पे, तीसरा आएगा अपना तल में स्थित, तल में स्थित तथा द्रव्यमान केंद्र या केंद्र से जाने वाली अक्ष। द्रव्यमान केंद्र ही केंद्र होता है भाई इसका, द्रव्यमान केंद्र या केंद्र से जाने वाली अक्ष, और यही अक्ष होती है व्यास। एक ही बात है भाई, अभी मैं बताऊंगा आपको, व्यास के सापेक्ष जाने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण। इस चीज का बात करेंगे अपन, ठीक है भाई, इस चीज का बात करेंगे। तल में स्थित होना चाहिए, पहले कहां थे तल के लंबवत, अब कहां में तल में स्थित। अब देखो तल में स्थित कैसे होगा, जैसे अपन इसको रिंग मानते हैं, ये वाली को रिंग मानते हैं, तो पहले तो अपन इसके लंबवत की बात कर रहे थे, अगर ऐसे रखे तो ऐसे लंबवत होगा कि इसका तल ये है। अगर अब तल की बात करें तो ये इसका प्लेन है, तो अब प्लेन तल में स्थित ऐसे होगा, मतलब ये जिस तल में है एक्सिस भी क्या होनी चाहिए उसी तल में होनी, ठीक है ना, उसी तल में। अब तुम सोचो कि इसने बोला है तल में स्थित, तो ये तल में स्थित है, लेकिन कहां से द्रव्यमान केंद्र से, तो द्रव्यमान केंद्र से क्या जाएगा व्यास ही जाएगा, द्रव्यमान केंद्र से क्या जाएगा व्यास ही जाएगा। देखना भाई कैसे, अगर ये अपनी रिंग है, ये अपनी रिंग है, ठीक है ना, तो इसके लिए ऐसे मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, तो इसी के तल में स्थित होना चाहिए, इसी के तो कहाँ होना चाहिए तल में स्थित होना चाहिए, ठीक है, इसी के तल में स्थित होना चाहिए। तो तल में स्थित हो और इसके केंद्र से जाए तो ये व्यास हो गया, अगर इधर से माने तो इसी के तल में स्थित हो इसके केंद्र से जाए तो ये व्यास हो गया। मतलब हर कोई भी तो इसके तल में स्थित होगा, केंद्र से जाएगा वो क्या होगा व्यास ही होगा। मैं तो दो ही की बात कर रहा हूं, लेकिन कोई भी एक्सिस निकालोगे आप तो वो क्या होगा इसका व्यास होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूं, अगर ये वाली अपनी आई एक्स अक्ष है, इस वाली को मैं एक्स अक्ष बोल देता हूं, ये अपनी एक्स एक्सिस है, इसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, और ये अपनी वाई एक्सिस है, ठीक है, ये इसका सेंटर ओ, इसका मास कैपिटल एम मान लेता हूं, ये कितना है बताओ आई वाई है, ये कितना है आई वाई है, ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी है वाई, उसके सापेक्ष आई एक्स बोल दिया, उसके सापेक्ष आई वाई बोल दिया। अब आप चाहे आई एक्स निकालो चाहे आई वाई निकालो सेम ही आएगा, अरे आई एक्स व्यास, ये भी व्यास है ये भी व्यास, तो चाहे इसके सापेक्ष निकालो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे इसके सापेक्ष निकालो, दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा सेम आएगा, दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा भाई सेम आएगा। तो देखते हैं, पहली बात तो यही लिख लेते हैं, यहाँ पे आई एक्स इक्वल टू क्या आएगा आई वाई, जो भी आएगा देखा जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनके परपेंडिकुलर एक्सिस मान लेता हूं, कोई जेड एक्सिस है भाई, ये एक्स है ये वाई है, ये आई जेड मान सकता हूं, जिसके सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मान लूंगा आई जेड मान लूंगा, कितना मान लूंगा आई जेड मान लूंगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, माना जेड अक्ष, जेड अक्ष भले के तल के लंबवत,
तल के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र या केंद्र केंद्र से गुजरती है, जिसके सापेक्ष जड़त्वागुण जिसके सापेक्ष जड़त्वागुण जिसके सापेक्ष जड़त्वागुण मैंने आईजेड बोल दिया, और आईजेड अपन को पता भी है भाई। आईजेड बताओ कितना। देखो तल के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष एम आर स्क्वायर पढ़ाया था स्टार्टिंग वाला डेरिवेशन, एम आर स्क्वायर। अब सुनो मेरी बातें, अगर मैं यहां लंबवत या समकोणिक अक्षों की प्रमेय लगाता हूं, देखना लंबवत या समकोणिक अक्षों की समकोणिक या लंबवत अक्षों की समकोणिक या लंबवत अक्षों की प्रमेय कैसे भाई, ऐसे भी लिखाया था मैंने, आई जेड इक्वल टू कितना आई एक्स प्लस कितना आई वाई, और इसका तो प्रूव भी करवाया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखना आगे यहां बना आई जेड इक्वल टू कितना बताओ आई एक्स प्लस कितना बताओ आई वाई, और चूंकि अपने पास कितना है आई एक्स इक्वल टू कितना है आई वाई, यहां बन जाएगा आई जेड, इधर भी बन जाएगा कितना आई एक्स, इधर भी बन जाएगा कितना आई एक्स। तो आई जेड कितना बन जाएगा भाई 2ix। अपन को तो x चाहिए या फिर y चाहिए, दोनों के सापेक्ष सेम ही आएगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना ix, और ये बनेगा कितना आई जेड अपॉन 2। तो ix कितना आ जाएगा बताओ एम आर स्क्वायर, तो पहले से था, और अपॉन कितना बन जाएगा 2। तो ix लिखो या ay लिखो एक ही बात आएगी। इसी को लिख सकता हूं मैं कितना ix लिखूं या फिर क्या लिखूं ay लिखूं, कितना आएगा बताओ एम आर स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 2। व्यास के सापेक्ष बोलो या तल में स्थित द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण बोलो, कितना होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2। अगर इसकी परिभ्रमण या गुणन त्रिज्या की बात करें, परिभ्रमण या गुणन त्रिज्या की बात करें अपन, गुणन त्रिज्या की बात करें तो आई इक्वल टू कितना एम के स्क्वायर, और वो इसके जड़त्वागुण के बराबर हो जाए एम आर स्क्वायर अपॉन कितना 2। तो यहां से के स्क्वायर कितना बनेगा बताओ आर स्क्वायर अपॉन कितना 2, तो के इक्वल टू कितना बनेगा आर अपॉन कितना बनेगा √2। ठीक है, 3 डेरिवेशन हो गए। एक चौथा और बात कर लेता हूं मैं आपसे, लास्ट चौथे की और बात कर लेता हूं। चौथा क्या है भाई, तल में स्थित और स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष। ठीक है भाई, यहां मैं चौथे की बात करता हूं, तल में स्थित तथा स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष, स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण तल में स्थित हो लेकिन स्पर्श रेखीय अक्ष, जैसे वहां पड़ा था तल में स्थित है ना, तल के लंबवत और स्पर्श रेखीय अक्ष। ठीक है, तो देखना भाई कैसे बात करेंगे अपन ऐसे बात करेंगे, अगर ये अपने पास कोई रिंग है, ठीक है ना, तो ये अपना सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास केंद्र है, तो ये तल में स्थित और द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष, ये इसके सापेक्ष अपन को पता है ये इसका क्या है व्यास, कितना आएगा बताओ एम आर स्क्वायर अपॉन कितना 2। अपन को अगर ये इसकी रेडियस है r, तो स्पर्श रेखीय अक्ष कौन सी होगी, ये वाली अक्ष होगी। ये वाली अक्ष क्या होगी, स्पर्श रेखीय अक्ष होगी जो I है। तो क्या है I है, तो क्या है I है। इसके सापेक्ष अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए भाई, इसके सापेक्ष अपन को क्या चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। देखना, तो मैं क्या यूज करूंगा, समांतर अक्षों की, सिंपल सा है, समांतर अक्षों की प्रमेय से, समांतर अक्षों की प्रमेय से भाई। समांतर अक्षों की प्रमेय क्या बोलती है आपको, I इक्वल टू कितना, अगर सेंटर ऑफ मास से जाने वाली अक्ष के सापेक्ष हो तो I नॉट प्लस कितना बनेगा m, और r इसके बीच की डिस्टेंस है तो r स्क्वायर। अगर इसका टोटल मास कितना है रिंग का, कैपिटल M है। आई बात समझ में, ठीक है। तो I इक्वल टू कितना बनेगा, यहाँ बन गया कितना बताओ एम आर स्क्वायर अपॉन कितना 2 प्लस कितना बनेगा बताओ एम आर स्क्वायर, कितना बनेगा बताओ 3/2 एम आर स्क्वायर बनेगा। कितना बनेगा भाई 3/2 एम आर स्क्वायर। अगर परिभ्रमण या गुणन त्रिज्या चाहिए आपको, तो परिभ्रमण या गुणन त्रिज्या,
परिभ्रमण या घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ डायरेक्शन, घूर्णन त्रिज्या। ये आई और ये किसके बराबर बताओ, एम के स्क्वायर, और ये कितना बताओ 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम से एम कैंसिल आउट हो गया। के स्क्वायर किसके बराबर बनेगा यहां से बताओ, के स्क्वायर बनेगा कितना 3/2 आर स्क्वायर, के इक्वल टू कितना बनेगा √3/2 और कैपिटल आर बनेगा। ये इसकी रेडियस ऑफ डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, और ये किसके लिए पढ़ी है भाई अपन ने, रिंग वाले केस में पढ़ी है, रिंग वाले केस की बात की है अपन ने। ठीक है, तो एक बार इसको देख लो, बाकी अपन और करते हैं बात आपसे। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें रिंग वाले केस के लिए थी। इसी प्रकार अपन डिस्क का पढ़ेंगे, है ना, रॉड का पढ़ेंगे, सिलेंडर का पढ़ेंगे, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, होलो सिलेंडर, सबका पढ़ेंगे, है ना, स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना, बाकी मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में। क्लासें आती रहेंगी इसी प्रकार से। ठीक है, तो नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो, और बाकी हमारे साथ बने रहिए। ठीक है ना, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। कुछ मैं बेसिक टॉपिक भी डिस्कस करता रहूँगा आपके साथ साथ, है ना, जो अपनी कैलकुलेशन वगैरह या फिर अदर चीज़ में कहीं ना कहीं अपने फील्ड में जनरल नॉलेज के लिए, है ना, कि बेसिक चीज़ें ऐसा होता है तो ऐसा क्यों हो जाता है, वो सब चीज़ें भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपन को। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए भाई। ओके भाई, थैंक यू।